प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है आपका इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। ठीक है, तो हमने आपको एक चीज़ बताई थी, एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि इंटरफेरेंस कौन सा फिनोमिना था, जब दो साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, एम्पलीट्यूड भी लगभग सेम हो और सेम ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हो सेम स्पीड से, यस, उनके बीच का फेज डिफरेंस जीरो हो या फिर कांस्टेंट हो, ठीक है ना, फिक्स होना, जो टाइम के साथ फेज डिफरेंस चेंज ना हो। तो जब ये आपस में मिक्स होती है, सुपर इम्पोज होती हैं, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा था हमने, तब ये बनाती हैं आपकी एक फिनोमिना क्रिएट करती है जिसे कहते हैं इंटरफेरेंस। ओके, तो देखो, इसको स्टडी करने से पहले आपके दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि इंटरफेरेंस में क्या होता है, जो एनर्जी होती है वेव की वो क्या हो जाती है, रीडिस्ट्रीब्यूट। क्योंकि अगर एक सिंगल सोर्स है एनर्जी का, तो एनर्जी क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हर जगह। बट जब दो सोर्सेस की साउंड वेव्स एक साथ मिक्स होती है तो कहीं पर एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है और कहीं पर एनर्जी कम हो जाती है, जीरो हो जाती है। नॉर्मली हर जगह बराबर बटी रहती है, बट इंटरफेरेंस में क्या होता है, एनर्जी बट जाती है, रीडिस्ट्रीब्यूट। तो इसी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से शुरू करते हैं इसकी कहानी। पहले एक लाइन की डेफिनेशन लिख लो थोड़ा सा, इंटरफेरेंस वाली लिख ली थी ना हमने, बहुत बढ़िया। क्या लिखा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ द मीडियम, यस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब देखो, अब हम एक टाइटल डाल लो, इसके अंदर डेफिनेशन लिख चुके हो, तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, हमें ये फाइंड आउट करना होता है। देखो, जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हो ना, बहुत डिटेल में एक एक चीज, ठीक है ना, इससे बहुत फायदा मिलेगा आपको आगे जाके। कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। अब ये मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब क्या है, मैक्सिमा वो जगह होती है जहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा हो और मिनिमा जहां पे एनर्जी कम हो, ठीक है ना। तो चलो इसको करते हैं कंप्लीट। ओके, तो देखो यहाँ पे हम पहले क्या लेना है, हमें देखो यहाँ पे हमें दो सोर्सेज लेने हैं। एक सोर्स हमने कह दिया S1, एक सोर्स S2, और यहाँ पे कहीं आगे जाके एक पॉइंट P है, मैं सिर्फ पॉइंट P बना लेता हूँ कि ये दोनों वेव्स जहाँ से निकल रही है वो वहाँ पे पहुँच रही हैं, ठीक है ना। थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो क्या है, दो अलग अलग सोर्सेस से दो वेव्स निकल रही है और हम क्या मान रहे हैं कि दोनों की स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड सब कुछ सेम है, ठीक है ना, और वो जा रहे हैं पॉइंट P पर। ओके, गॉट इट, बढ़िया। तो ये दोनों वेव्स आपस में मिक्स होंगी, तो मान लेते हैं जो S1 से निकल रहा है उसे हमने Y1 कह दिया और ये जो वेव निकल रही है इसे Y2 कह देते हैं, ठीक है। तो हम इनिशियली एक चीज ले लेते हैं कि जो Y1 है पोजीशन और टाइम का फंक्शन होता है, ये सब स्टार्टिंग से ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। कोई भी वेव, इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं A sin ओमेगा t माइनस kx, ठीक है। और वहीं जो दूसरी वेव Y2 है उसकी इक्वेशन हम मान लेते हैं A sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाई क्या हमने लिया, एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस, मतलब यार ये जो क्या चीज, क्योंकि हमने हमने इमेजिन करा है कि दूसरी वेव है, उन दोनों के बीच में कुछ एक फेज डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि अगर फेज डिफरेंस नहीं होगा, वो भी एक केस बन सकता है लेकिन वो सिंपल हो जाएगा ना, अगर मतलब वो सिर्फ एक केस के लिए वैलिड होगा, लेकिन हमने फाई लेके करें तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो उस वेव के लिए तो वैलिड होगा ही जिसमें फाई इज इक्वल टू 0, बट किसी में फाई इज इक्वल टू 0 ना हो वहां के लिए भी ये वैलिड होगा। जैसे जनरल केस करते हैं ना, तो पहले कॉम्प्लिकेटेड वाला कर लो ताकि ईजी वाला तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या लिया, दो वेव्स लिया है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है A, ठीक है, एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों देखो ओमेगा t माइनस के एक्स, ये भी माइनस, यानी कि दोनों x डायरेक्शन में ही मूव कर रही है, दोनों का ओमेगा भी सेम है, सुन पा रहे हो ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हो, और दोनों का प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी सेम है, यानी वेवलेंथ सेम है। बस क्या है, इन दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस है, कितने का, फाई का, समझ रहे हो ना, इसका फेज ये है, इसका फेज ये है, और इन दोनों फेज के बीच के डिफरेंस को ही हम फेज डिफरेंस कहते हैं। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाई तो बचेगा, ठीक है ना, समझे। तो लेकिन देखो, अब अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो हमने कल ही पढ़ा था आपके लिए, अकॉर्डिंग टू
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये दोनों वेव जब मिलेंगी तो एक नई रिजल्टेंट वेव बनाएंगी, ठीक है। अब रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा वो हमें देखना है, ओके। तो मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो y होगा वो y1 प्लस y2 होगा, ठीक है ना, सिंपल सा। ये y है क्या, रिजल्टेंट वेव जो इन दोनों के मिक्स होने से बनेगी। तो मिक्स होने से क्या बनेगी, एक तो यहाँ पे ये है आपके पास a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस y2 क्या है, ये a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ठीक है ना। दिमाग खोल के देखना। अब देखो a कॉमन ले लेते हैं तो अंदर ये बच गया आपके पास साइन ओमेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स का फॉर्मूला लगेगा, आयुष हमें बताएगा। हाँ, ये कॉमन लेना, के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। तो देखो प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिख रहा है। साइन क्या बोलते हैं, a प्लस साइन b, समझ रहे हो ना। मतलब ये पूरी क्वांटिटी साइन के अंदर है ना, तो इस पूरे को हम बस एक फॉर्मूला लिखवाना चाहते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला, आयुष बताएगा। नहीं 10th में नहीं पढ़ा है, ये 11th का। 11th में पढ़ा, हाँ, मैंने देखा था। आप पे भी तो रुचि मैथ्स ही है। साइन ए कॉस ए करके शायद हाँ है ना। हाँ, नहीं वो तो दूसरा, वो तो साइन ए प्लस बी का है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। लेकिन ये साइन ए अलग है, साइन बी अलग है। वो दूसरा होता है, वो तब के लिए होता है जब साइन के अंदर ही a प्लस बी हो, ठीक है ना। इसको होता है वो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अभी हम ये कर रहे हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला आता है आपके पास वो आता है 2 साइन a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2, ठीक है। ये है इसका रिजल्ट, ठीक है। साइन a प्लस साइन b इज इक्वल टू 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2। लिख लो इसे, याद भी करना है, ठीक है। समझ गए ना। अब वही चीज़ यहाँ पे लगाते हैं, इसको हम a कह देते हैं। ये जो साइन के अंदर ये पूरी चीज़ है इसको हमने कह दिया a, इस पूरी को कह देते हैं b, ठीक है ना। समझ रहे हो ना, वो बड़ी टर्म है ना। अब देखो यहाँ से आपके पास अब यही तो बन गया, देखो साइन b, मतलब ये तो वही है ना, साइन a प्लस साइन b। तो हम इस चीज़ को किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 साइन a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2। a बाहर है, a तो अलग ही है, ठीक है ना। a को अलग रखा, अब 2 लगाया, अब साइन पहले a प्लस बी बाई 2, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करते हैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी माइनस के एक्स, प्लस हो रहा है ना, 2 बन जाएंगे ना ये तो क्या बन जाएगा अंदर 2 ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, क्योंकि 5 तो उसी में है ना, प्लस सिंपली प्लस ही तो करा, ये सेम सेम है तो 2 लगा दिए इसके आगे, और 5 तो था ही, लेकिन इस पूरे के नीचे क्या है 2। समझ आ रहा है आयुष, रुचि, दिव्यांशी, अर्शिया, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा पहला एक्सप्रेशन है a प्लस बी बाई 2। अब कॉस वाला लगाना है, कॉस a माइनस बी बाई 2। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ओमेगा टी माइनस के एक्स खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 5 बाई 2। समझ रहे हो ना। यहाँ पे क्या हुआ, माइनस हुआ, a माइनस बी बाई 2, ठीक है। अब देखो ये 2 से 2 ऐसे कट जाएगा, गलत नहीं है, गलत है ना, 5 भी तो है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये इसका कट जाएगा, इधर 5 बाई 2 अलग से बचेगा, ठीक है ना। मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 बाई 2, क्योंकि 2 पूरे कॉमन के नीचे था तो इसमें का तो कट गया, है ना। बाय वाले बच्चों को टीचर ऐसे ही बुद्धू बनाते हैं, ठीक है ना। मतलब मुझे याद है कोचिंग में एक बच्चे थे, मतलब उसने ऐसे ही करा था कि कुछ 5 माइनस 3 में से 1 बाई 3 माइनस करने का, उसने कुछ पता नहीं क्या दिमाग लगा के कुछ कर दिया था ऐसे, ठीक है ना। ठीक है ना, सिंपल सा है आपके पास। क्या बोलते हैं, देखो ये आपके पास ये रिजल्ट आ गया फाइनल, ठीक है। फाइनल रिजल्ट ये 2a, मैं उस वाली टर्म को आगे लिख लेता हूँ, कॉस 5 बाई 2, और यहाँ पे क्या है ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ओमेगा टी माइनस, हाँ ये ले लो। चलो प्यारे बच्चों, कमिंग बैक, यहाँ तक क्लियर है।
Yes. ठीक है, तो ये है हमारे पास माइनस के एक्स प्लस 5/2। अब देखो, अब ये जो इक्वेशन बनी है रिजल्टेंट वेव की, यहाँ पे नोटिस करो, ये पूरी की पूरी चीज़ क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि फेस तो कांस्टेंट है। हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस हम देख रहे हैं। ये क्या है, जो 2 cos 5/2 है, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। और ये जो चेंज हो रही है टर्म, वो ये वाली टर्म हो चुकी है, ठीक है ना। यानी जो रिजल्टिंग वेव है बनेगी, उसका एम्पलीट्यूड ये होगा 2a cos 5/2। जो नई वेव बनी है, समझ रहे हो, हमने क्या करा, दोनों वेव को मिक्स करके जो नई वेव बनी है उसकी इक्वेशन बना ली, ठीक है, रिजल्टेंट वेव। तो जो इसका और इसका एम्पलीट्यूड a और a था, बट जो नई वेव बनी है उसका एम्पलीट्यूड है 2a cos 5/2 एम्पलीट्यूड, ओके। और जो ये चेंज हो रहा है वो क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5/2, ठीक है, समझ पा रहे हो ना, ठीक है। सो ये है हमारी नई वेव की इक्वेशन, इसे लिख लीजिए, दिस इज द वेव इक्वेशन ऑफ, या सिंपली लिख लीजिए, दिस इज द रिजल्टेंट वेव इक्वेशन, दिस इज द रिजल्टेंट वेव इक्वेशन। थोड़ी सी मैथ्स है बट ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद है मेन कहानी, ठीक है ना, ध्यान रखने का। देखो, तो ये जो नई वेव आई है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 2a cos 5/2। यस, बिल्कुल सही, 2a cos 5/2, ठीक है। तो देखो, ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे भी ओमेगा टी माइनस के एक्स, यानी जो रिजल्टेंट वेव है वो भी उसी तरफ जा रही है। इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी और कलते प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी सेम है, मिक्स वाली रिजल्ट का एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट, ओके, समझ पा रहे हो ना, बढ़िया। और ये एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है, फेज डिफरेंस पे, किस पे, फेज डिफरेंस पे, क्योंकि 5 हो गया ना अब यहाँ पे। तो देखो, ये जो एम्पलीट्यूड है प्यारे बच्चे, मैक्सिमम कब होगा, देखो ये कहाँ पर, कौन सा है ये, हमारा ये तो ओरिजिनल एम्पलीट्यूड था ना सिंगल वेव का, ये नहीं लिखा था इक्वेशन a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये तो ठीक है ना, इसे कैपिटल ए से डिनोट कर लो, जो नई वेव का एम्पलीट्यूड है, ओके। चलो, तो ये, और ये मैक्सिमम कब होगा, जब वो, बताओ, जब फेज डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। देखो, इसकी वैल्यू तब होगी जब cos 5/2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के, क्योंकि जब ये पूरी वैल्यू 1 के इक्वल होगी तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 2a। लॉजिक समझ रहे हो, यानी कि जो मैक्स, देखो पहले मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a ही पॉसिबल था, बट अब नया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना पॉसिबल है, 2a, मतलब डबल। समझ रहे हो ना, जो हमने कल सीखा था कि जैसे दो वेव है सेम फेज में जा रही हैं तो वो बढ़ जाएंगे ना, समझ रहे हो, हर चीज़ आपस में रिलेट हो रही है। अगर आप ध्यान से समझोगे तो आप देखोगे कि फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, जबकि ये चैप्टर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, ठीक है ना, लेकिन आप लोग इजीली समझ रहे हो ना, ठीक है। तो देखो, हाँ, तो इसलिए तो नहीं करना, ठीक है ना। cos 5/2, अब cos 5/2 यहाँ पे 1 कब हो सकता है भाई, जब 5 की वैल्यू कितनी हो, नहीं सॉरी 90 डिग्री है, जब 5 की वैल्यू कितनी हो, अरे वो होनी चाहिए ना, क्या कह रही हूँ, मतलब इसकी वैल्यू, मतलब 5 की क्या वैल्यू होगी कि 1 हो, 5 की वैल्यू नहीं, मतलब एंगल की टर्म्स में, अगर मैं 5 को 90 डाल दूंगा, 180 नहीं, जब 0 डिग्री पे होता है ना, 2 पाई, ठीक है ना। या तो 5 की वैल्यू 0 हो भाई साहब, समझ रहे हो ना, क्योंकि अगर 5 की वैल्यू 0 हो गई, मतलब 0 ही हो गया फेज डिफरेंस, तब तो ये g cos 0 ऐसे ही बना जाना है। लेकिन 0 के अलावा और भी तो पॉसिबल वैल्यूज हैं। आप लोग तो मैथ्स से इतनी पढ़ी है ना, मैंने बता चुका हूँ कि cos फंक्शन भी पीरियोडिक होता है, ठीक है, गॉट इट। तो देखो, अगली बार अगर मैं 5 की जगह 2 पाई डालूँ, क्या 2 पाई, 5 को क्या डालूँ 2 पाई, तो यहाँ पर ये 2 पाई अपॉन 2 ये पाई बच जाएगा। एक साइकिल रिपीट होने के बाद दोबारा से वही चीज़ बन जानी है, समझ पा रहे हो ना। अभी तो आप ये सिंपल 0 के ही लेके चल लो, लेकिन ये कि 2 पाई 4 पाई
6 पाई, वो सारे मल्टीपल्स भी इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो जब ये cos 5/2 की वैल्यू 1 होगी तो आपका जो ये वेव का एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट वेव का, वो कितने के इक्वल हो जाएगा? 2a। यानी कि जहाँ पे और यहाँ पे वाली जो इंटरफेरेंस हो रही है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इस वाले इंटरफेरेंस को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यस, ठीक है। लिख लीजिए, इसके नीचे एक लाइन लिख के जल्दी से लिख लीजिए। when two waves are in phase when two waves are in phase phi is equal to 0, ठीक है। तो वही चीज है, यही cos 5/2 1 हो जाएगा, ठीक है। और जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो 2a हो जाएगा, डबल, एक सिंगल वेव का, दोनों मिक्स हो गई। अब लिख लीजिए, दिस type of interference which produces maximum amplitude, this type of interference which produces maximum amplitude, this type of interference which produces maximum amplitude of resultant wave is called constructive interference, Got it? तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तब होगा जब cos 5/2 1 हो, और ये 1 तब होगा जब phi की वैल्यू 0 हो। समझ रहे हो ना लॉजिक? इस तरीके से सीक्वेंशियल ऑर्डर में चलो। लेकिन 0 तो एक वैल्यू है, जो मैंने बताया कि पीरियोडिक फंक्शन है, तो ये 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई कोई भी वैल्यू डालेंगे तो वही वैलिड रहेगा, ठीक है ना। तब भी वो मतलब 0 ही रहेगा, ओके, ठीक है। ये तो हो गया हमारा मैक्सिमम का केस। उसी तरह एक मिनिमम का केस भी है, ठीक है। अब यहाँ पर मिनिमम, अगर हम जैसे मैक्सिमा है तो उसी तरह एक मिनिमा होता है। अब मिनिमा को कैसे देखें? देखो, मिनिमा तब होगा जब एम्पलीट्यूड मिनिमम हो, और ये मिनिमम कब हो सकता है? 0 पे, जब cos 0 पे तो 0 होगा। हाँ बिल्कुल, देखो जब इसकी वैल्यू 0 हो जाए। कोई बच्चे सोचते हैं कि नेगेटिव में जाना चाहिए, एम्पलीट्यूड का पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता ना, लॉजिक समझो। जैसे एम्पलीट्यूड ऊपर होता है तब भी वो हमारा एम्पलीट्यूड प्लस का ही रहता है, माइनस हो तो भी एम्पलीट्यूड हमारा प्लस का ही, मतलब एम्पलीट्यूड इज अ नंबर, ठीक है ना। मतलब ऊपर भी नीचे भी उससे मतलब नहीं है हमें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि मुझे यहाँ पे cos 5 की वैल्यू -1 रखूंगा। जैसे यहाँ पे मैक्सिमा के लिए हमने इसकी वैल्यू 1 रखी, तो कई बच्चे क्या करते हैं, मिनिमा के लिए वो ये करते हैं, cos 5/2 इज इक्वल टू मिनिमम -1। लेकिन -1 में भी तो वो ऐड होके नीचे ज़्यादा बना देगा ना। मिनिमा का मतलब है यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू कितनी चाहिए? 0 चाहिए। समझ पा रहे हो? यहाँ पे cos 5/2 के लिए 1 थी, ये वैल्यू मिनिमम से मिनिमम कितनी हो सकती है? 0, मतलब ठीक है ना, एम्पलीट्यूड के टर्म्स में। तो ये 0 कब पॉसिबल होगा? जब फाई खुद कितना हो? 0 पे तो 1 मिल जाएगा ना, कितना हो? 180 डिग्री, क्योंकि 180/290 हो जाएगा, और cos 90 0, 180 डिग्री, या लिख लो π/2, ठीक है ना। अभी हम आगे जाके मैथमेटिकल रिलेशन में एक और चीज़ समझेंगे। जैसे π/2 है ना, तो अगली बार 3π/2 पे भी यही वैल्यू मिलेगी, 5π/2 पे भी यही वैल्यू मिलेगी। और देखो π/2, 3π/2, 5π/2 ये सब क्या है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। इसको जनरली हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2n + 1 π/2, क्योंकि देखो n को 0 डालोगे तो π/2 मिल जाएगा, n को 2 डालोगे तो 2 क्या बोलते हैं, n को 1 डालेंगे तो हाँ 3π/2 मिल जाएगा, n को 2 डालोगे तो 5π/2 मिल जाएगा। तो ये सारे नंबर्स इस फॉर्मूले से मिल जाएंगे, समझ रहे हो ना। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे भी लिखवाना चाहूँ तो जैसे मैं बोल रहे थे 0 पे भी मिलेगा, 2π पे भी, 4π पे भी, ठीक है ना। तो इसको जनरली हम इस तरीके से लिख सकते हैं n × 2π, n × 2π, समझ रहे हो क्या? मतलब 2π का इंटीग्रल मल्टीपल। जैसे n की वैल्यू 0 डाला तो 0, 1 डाला तो 2π, 2 डालेंगे तो 4π, 3 डालेंगे तो 6π, मतलब ये सीरीज चलती रहेगी, ठीक है ना। ये क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ये आगे हमें भी बहुत ध्यान रखना होता है इस चीज़ का। इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल एक ही बात है, ठीक है ना। हाँ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2π, और ये क्या है?
ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। इसे वर्ड्स में वैसे तो यही अपने आप में बता रहा है, लेकिन जिन पे मैथ्स नहीं है उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, ठीक है ना। क्या कहना चाहते हैं, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ठीक है ना। 2n + 1 क्या देगा, हमेशा एक ऑड नंबर देगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये क्या है आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, ठीक है। तो ये समझ गए। अब देखो जब यहाँ पे फाई की वैल्यू 180 होगी तो ये पूरी वैल्यू 0 होगी, और जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, 0। समझे। तो इस तरह की वेव को कहते हैं, इस तरह की जहाँ पे मैक्सिमा बनता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमा होता है, उसे क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो हम बोल रहे थे, दो अच्छे दोस्त मिले और दोनों की एम्पलीट्यूड बढ़ गया, दोनों की क्वालिटी बढ़ गई। यहाँ पे क्या है भाई, एक अच्छा और एक बुरा, दोनों मिक्स होके कैंसल। यस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड मिनिमम। तो जहाँ पे भी ये केस बनेगा कि एम्पलीट्यूड मिनिमम हो, वहाँ के इंटरफेरेंस को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। तो कहानी वही है, देखो एक वेव ये है एंड इसी के साथ आपके पास एक दूसरी वेव ये है। अगर मैं से थोड़ा सा, ठीक है ना, जो आप बार बार कर चुके हो, दोनों सेम फेज में है, तो यहाँ पे फाई क्या है, 0। 3-4 दिन, ठीक है ना। तो ये फाई इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का मिक्स होकर फाइनल रिजल्टेंट ये बन गया आपके पास, ठीक है ना। उसी तरह ये वाला केस है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कि फाइनल एम्पलीट्यूड दोनों के एम्पलीट्यूड के प्लस के इक्वल है। और नीचे वाला याला केस था जो आप देख चुके हो, ठीक है ना। अब देखो याली वेव y1 याली वेव y2, और इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है किसका, 180 डिग्री का, यानी पाई का, किसका, पाई का। समझ पा रहे हो ना। तो जब ये मैक्सिमम है तब ये मिनिमम है, ठीक है, गॉट इट। तो इनके बीच में फेज डिफरेंस है किसका, पाई का। यस, 180 डिग्री, ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना, फेज है इनके बीच। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब ये मैक्सिमा है ये मिनिमा है, तो ये दोनों वेव्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। तो और अगर ये दोनों सेम एम्पलीट्यूड के हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, कैंसिल आउट, ठीक है। तो वहाँ पे तो आप सिर्फ डायग्राम में देखते थे, अब आप इसे मैथमेटिकली देख रहे हो कि जो चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं वही चीज़ यहाँ पर, गॉट इट। तो ये है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब टाइटल डाल लीजिए जल्दी से, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, जो हमने कल जाते हुए लिखवाया था आपको, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। ठीक है, रिलेशन बिटवीन करते हैं पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। तो याद होगा आपको क्या था कि जो आपके पास फेज डिफरेंस था वो किसके इक्वल है, डेल्टा एक्स, ठीक है ना। डेल्टा एक्स आपका पाथ डिफरेंस, ये आपका फेज डिफरेंस, ओके। तो देखो जैसे अभी हमने फेज डिफरेंस देखा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, या तो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। वहीं पे अगर क्या बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखा हमने, तो वहाँ का फेज डिफरेंस होना चाहिए, यस, π/2, 3π/2, 5π/2, 2n+1 π/2, ठीक है ना। तो उसी के टर्म्स में हम निकाल सकते हैं अपना पाथ डिफरेंस। मतलब अगर हमें कहते हैं हमें ये गिवन है फेज डिफरेंस, तो हम पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है ना, दो वेव्स का। देखो तो देखो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वी ऑलरेडी नो कि जो आपका पास पाथ डिफरेंस होना चाहिए ये होना चाहिए 0, 2 पाई, 4 पाई। सिंपली बोले तो n इंटू 2 पाई, n इंटू 2 पाई जो अभी डिस्कस हुआ, ठीक है ना। ये आपका कहते हैं फेज डिफरेंस होना चाहिए फॉर कंस्ट्रक्टिव। तो इस चीज़ को अगर हम यहाँ पे डाल दें, ठीक है ना, n 2 पाई को जनरल फॉर्मूले के लिए फेज डिफरेंस की जगह n 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स, तो हमारे पास डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, लैम्डा एन, यस।
ठीक है, क्योंकि देखो 2 पाई से तो 2 पाई कट जाएगा, डेल्टा एक्स लैम्डा इंटू एन। ठीक है, तो देखो अगर दो वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल है वेवलेंथ के, तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे देखो दो वेव्स है, एक वेव ऐसे चल रही है, ठीक है, और एक दूसरी वेव है, देयर से डिफरेंट वेव, ठीक है ना, उनके बीच में कुछ तो फेज डिफरेंस है, ठीक है, और वो इसका मल्टीपल है, ठीक है ना, 0, 2 पाई या 4 पाई। तो अगर मैं उस वेव को, अगर कोई दूसरी वेव है, समझो इफ़ आई मेक अनदर वेव, मैं थोड़ा कुछ भी कर लेता हूँ, बहुत दूर से चली हुई आ रही है, या फिर अगर मैं इस वेव को आगे की तरफ एक्सटेंड करा, ठीक है, एक वेव है जो चल रही है, ठीक है, अगर इस वेव और इस वेव का मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस हो ना, वो लैम्डा, अगर मिनिमम केस क्या है, या तो पाथ एन की वैल्यू 0 डाल देंगे तो पाथ डिफरेंस 0 हो। पाथ डिफरेंस 0 होने का मतलब क्या है कि मान लो दोनों सेम ही जगह से स्टार्ट हुई, तो इन दोनों ने सेम ही जगह से स्टार्ट करा है, तो पाथ डिफरेंस सेम है, 0 है, ठीक है ना, मतलब दोनों ने साथ ही में चलना शुरू करा है, तो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट P है तो दोनों साथ में ही पहुंचेंगे, ठीक है, गॉट इट। लेकिन अगर इस वेव को मैं पीछे से स्टार्ट करता हूँ, ये सेकंड वाली वेव है, इसको मैंने ज़्यादा ही पीछे कर दिया, ठीक है ना, इन दोनों की पोजीशन अलग कर दी, जैसा अभी हमने बनाया था ना S1 और S2, और पॉइंट P यहाँ पे था, तो ऑब्वियस सी बात है इसको ज़्यादा चलना पड़ रहा था, याद आ रहा। तो अगर मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच के जो रास्ते का गैप है ना, वो मुझे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ रखना पड़ेगा। कैसे, देखो अब आपको एक चीज पता है कि एक कंप्लीट वेवलेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, पता है ना इतना, ठीक है ना, एक क्रेस्ट एक ट्रॉफ, ठीक है। तो अगर कोई वेव बहुत पहले से शुरू हो रही है, मानो यहाँ से, अब इनके बीच का पाथ डिफरेंस ये हो गया डेल्टा एक्स, ये सब हटा देता हूँ, जरूरत नहीं है, ठीक है, हमने एक वेव यहाँ से बना लेते हैं, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक है डेल्टा एक्स का पाथ डिफरेंस, क्योंकि एक वेव यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। लेकिन समझो अब ये यहाँ से शुरू हुई, देखो तो मुझे यही वाला केस बनाना है, एक सेकेंड, हाँ, अब देखो, अब जो याली वेव है इसने पहले तो चलना शुरू करा, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है, बट डेल्टा एक्स किसके इक्वल है, ये इसका एक ये पूरा वेवलेंथ है लैम्डा। अब इन दोनों वेव्स का वेवलेंथ मैंने सेम लिया है, ठीक है ना, लेकिन अगर मैं दूसरी वेव जो स्टार्ट हो रही है, अगर मैं सिर्फ लैम्डा टाइम पहले कर रहा हूँ, तो देखो ये चक्कर मारने के बाद तो यहाँ से दोनों सेम फेज में आ गई ना, अभी दोबारा कंस्ट्रक्टिव और मतलब ये भी कंस्ट्रक्टिव ही है, क्योंकि ऐड ही हो रहे हैं दोनों, समझ लो साथ में नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो कहना क्या चाहते हैं, इस पूरी इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर ये है y1 और ये है y2, दो वेव्स के बीच में अगर पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल होगा कंप्लीट वेवलेंथ का, तो वो क्या शो करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब इनके बीच में पाथ डिफरेंस है बट एक पूरे कंप्लीट वेवलेंथ का, तो जिसकी वजह से ये जब यहाँ पे पहुंची तो ये दोनों साथ में मैच कर गए, गॉट इट, समझ रहे हो, इस तरीके से समझना जरूरी है। लेकिन अगर इनके बीच का पाथ डिफरेंस कुछ और होता तो फिर हो सकता है कुछ और कर रही होती, देखो, और जरूरी नहीं हमेशा, या तो जरूरी नहीं कि सिर्फ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ही होता है, बीच के भी होते हैं, ठीक है ना, कहीं पे 40 डिग्री मैच कर रहा है तो थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा मैक्सिमम या 0, बीच में भी हो सकता है, जैसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a है, कहीं पे 1.5a एम्पलीट्यूड भी होगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो ये इसका लॉजिक समझे क्या कहना चाहते हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एन। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए कंप्लीट वेवलेंथ का, ठीक है ना। तो इतना लिखो और इसके नीचे लाइन लिख लो, yes, the condition for maxima मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस takes place, the condition for maxima
that is constructive interference takes place when path difference is either zero, when path difference is either zero, when path difference is either zero or integral multiple of wavelength, or integral multiple of wavelength, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, तो ये किसका केस है, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस्ड। ठीक है ना, ये किसके लिए हो गया, ये पाथ डिफरेंस की टर्म्स में। ओके, देखो जो वहां पे था फाई इज इक्वल टू ये होना चाहिए, ये है फेज के लिए कि इतना फेज डिफरेंस होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, बट इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस ये है उसके लिए फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि फेज डिफरेंस एंगल में देखा जाता है और पाथ डिफरेंस डिस्टेंस में देखा जाता है। गॉट इट। अब लिखते हैं फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है ना, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस केस में ये क्या था यहाँ पे, π/2, 3π/2, Yes. 3π/2, 5π/2। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, 2n+1 लैम्डा कहते हैं π/2, 2n+1 π/2 और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। तो देखो यहाँ से अगर मैं ये डाल दूँ, अब यहाँ पे ये तो केस हटाना पड़ेगा, ये तो कंस्ट्रक्टिव के लिए था, मेन फॉर्मूला वही है। ठीक है ना, दिस इज द मेन फॉर्मूला। तो यहाँ से डेल्टा एक्स, आप अगर हमें डेल्टा एक्स से निकाल रहे हैं, डेल्टा एक्स क्या हो गया, 5 इंटू लैम्डा अपॉन 2π, यही कर रहे हैं ना, हमें डेल्टा एक्स चाहिए। तो फिर से चलते हैं भाई, डेल्टा एक्स निकालने पाथ डिफरेंस। अब यहाँ पे जो ये फेस डिफरेंस है वो कितना है, 2n+1 लैम्डा बाय इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। मतलब क्या, जो वहाँ पे लिया था वो गड़बड़ हो गया था, जो फाइल लिया था ना मैं 180 डिग्री मिनिमा के लिए, क्योंकि वो 5/2 होके 180 का हाफ 90 हो रहा था। ठीक है, तो 5 180 डिग्री था, 180 मतलब पाई। ठीक है ना, तो मैंने वो 180 का π/2 लिख दिया था। ठीक है ना, पाई। तो यहाँ पे क्या था, ये आपका क्या बोलते हैं, जो वैल्यू है फाई की वो क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है ना, या तो पाई होगी या 3π होगी या तो 5π होगी। तो 2n+1 इंटू पाई, 2n मतलब वही ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, तो इससे पहले वाला है ना, नीचे 2 नहीं है। लैम्डा अपॉन 2 होगा ना। यस, लिख लो जल्दी से। क्योंकि वहां का फेज डिफरेंस ये है ना 180 डिग्री। तो देखो ये वैल्यूज अपने आप को रिपीट करती हैं। ठीक है ना, 2π के बाद पता है ना। तो अगर पाई पे मिल रहा है तो फिर वही वैल्यू नेक्स्ट बार 3π पे एक चक्कर मार के मिलेगी, फिर एक और चक्कर मार के, समझ रहे हो ना। जैसे कि ये है, अभी आप यहाँ पर हो, यहाँ से यहाँ तक पाई है, तो एक पूरा चक्कर मार लोगे तो दोबारा वहीं पहुँच जाओगे। तो पाई था, अगली बार 3π, फिर अगली बार 5π, समझ रहे हो ना। एक पूरा चक्कर मारने में 2π लगता है ना। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कहाँ पर अब होगा, यस ठीक है ना। तो यहाँ पे 2n+1 इंटू पाई और ये λ/2, तो ये क्या मिल गया, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, यस ठीक है। अगर आपका पाथ डिफरेंस वेवलेंथ का हाफ है और उसका ऑड मल्टीपल है, तो जो इंटरफेरेंस होगी क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, समझते हैं इसका मतलब, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2, दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, हाँ देखो कैसे, जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे n को 0 डाल दूँ तो मुझे मिलेगा λ/2, मतलब जो सबसे मिनिमम केस है वो क्या मिल रहा है, λ/2। ठीक है, तो ये वाला केस देखते हैं। ये λ/2 का मतलब क्या है, अगर ये जो डेल्टा x है इसको हम क्या कर दें, λ/2, डेल्टा x इज इक्वल टू λ/2। तो जो दूसरी वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही होगी, ठीक है, अब वो कंप्लीट वेवलेंथ नहीं कर पाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक गई आधी। ठीक है, समझ रहे हो। तो क्या हो गया, अब ये λ/2 होने की वजह से अब इनके बीच में क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
फेरेंस, ठीक है। तो आप जो चीज़ मैथमेटिकली देख रहे हो उससे डायग्राम में देख रहे हो, ठीक है। बाकी जगह क्या होता है, सिर्फ इस तरीके से फॉर्मूला लिखा और ये डिस्ट्रक्टिव का केस है, ठीक है। अब यही चीज़ रिपीट होगी, ये तो अभी λ/2 पे रिपीट हुई, अगली बार ये कब रिपीट होगी, 3λ/2, समझ रहे हो ना, ऑड मल्टीपल्स पे इस तरीके से। तो ये आपका मेन चीज़ है, याद रखना ये केसेस, क्योंकि इस पे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 3λ/2 कैसे बनेगा? क्या चीज़? नहीं ये ना यहाँ पे 1 डालोगे, वेव्स की फॉर्म। वेव्स की फॉर्म 3λ/2 1.5 हो गया ना, तो इसको इतना पीछे करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, एक कंप्लीट वेव और फिर आधी। तो यहाँ से यहाँ तक लैम्डा, आधा लैम्डा, 3λ/2, ठीक है। समझे? आयुष समझ आ रहा है? ये तो स्कूल में भी कराया होगा ना, ठीक है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। यस, मेन कंडीशन ये याद रखना है, ठीक है। चलो ये याद हो जाना चाहिए, और वो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मेरे को भी सुना के रहेगी। लिख लो जल्दी से। अब प्रोग्रेसिव वेव, और एक होमवर्क ले दूंगा मैं। अब प्रोग्रेसिव वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, अब प्रोग्रेसिव वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, yes, frequency 500 hertz is traveling with a velocity of 360 meter per second, 360 meter per second. How far apart are 2 points? How far apart are 2 points 30 degree out of phase? 30 degree out of phase. क्या चीज? हाँ, तो देखो क्वेश्चन समझो पहले। आपको वेव की कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, क्या क्या है, और आपसे पूछ रखा है कि वेव पे ऐसे 2 पॉइंट बताओ जो एक दूसरे से 30 डिग्री आउट ऑफ फेज हो। इसका मतलब क्या होता है, देखो, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बता दो। हाँ, मतलब वही देखो। अब इसका मतलब क्या है, देखो जैसे यहाँ का कोई पार्टिकल है वो अभी यहाँ पर है, ठीक है ना, और कोई यहाँ का, मतलब देखो ये 0 डिग्री पे, ये अभी 0 पे, ठीक है ना, और वही यहाँ वाला पार्टिकल बिल्कुल ऊपर है, तो इन दोनों के बीच में फेस कितना है, 30 डिग्री, 90 डिग्री का। समझ रहे हो ना, मैं वो लॉजिक बता रहा हूँ। देखो जैसे कोई पार्टिकल को यहाँ से यहाँ जाना है, फिर यहाँ से यहाँ आना है, फिर समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ जाने में 90 डिग्री SHM, और फिर यहाँ से यहाँ आने में 180, फिर यहाँ से यहाँ आने में 273, फिर यहाँ पहुँच गया 360, एक पूरा चक्कर मार के वहीं पहुँच गया। तो अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे है और कोई पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये तो 0 डिग्री वाले फेज पे है, और जो पार्टिकल यहाँ पे है वो 90 डिग्री वाले फेज पे है, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस हो गया 90 डिग्री। मतलब सेम ही वेव के अलग अलग पार्टिकल्स के बीच में फेज डिफरेंस होता है। तो यहाँ कहीं बीच में कोई पार्टिकल होगा ना, तो यहाँ पे 0 और उसका उनके बीच का फेज डिफरेंस 30 डिग्री होगा। लेकिन करोगे कैसे? भाई तो ये जो cos sin इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा ना उस तरीके से, तभी तो हमने फॉर्मूला दिया है आपको। देखो ये, हाँ, जो आपके पास है ये, फ्रीक्वेंसी उससे वेव, आप देखो फेज डिफरेंस, देखो फ्रीक्वेंसी, आपको रिलेशन पता है ना, हाँ ये लैम्डा जो डेल्टा y क्या है? y बाय लैम्डा डेल्टा x। तो देखो हमें फेज डिफरेंस तो गिवन है, हाँ वही, ठीक है ना। अब देखो हमें बस लैम्डा ही तो चाहिए, और लैम्डा मिल जाएगा उससे। ये फ्रीक्वेंसी और कैसे लिख दे रहा है? क्या 30 नहीं, पाई की टर्म्स में। हाँ, पाई बाय 3, 6, हाँ। पाई बाय 6, पाई बाय 6। आयुष, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कंफ्यूज मत होना। देखो आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है अर्शिया? हमें क्वेश्चन में दी है फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी 500, हाँ, और वेलोसिटी 360। तो देखो यहाँ से तो आप झट से निकाल लोगे वेवलेंथ। हाँ, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी तो आपकी वेलोसिटी है, तो बस आपने यहाँ से अपना निकाल लिया लैम्डा, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी 360 अपॉन 500, घटा के कितना आ रहा है 0.72। 0.7। हाँ 0.7। ठीक है, बहुत बढ़िया।
तो 0.72 आ गया आप पे, 0.772 मीटर आपके पास वो आ गया। अब आप यहाँ पे ये डेल्टा एक्स चाहिए हमें, ठीक है ना, ऐसे 2 पॉइंट्स देखने हैं। तो फाई की जगह π/6, क्योंकि 30 डिग्री चाहिए ना, 30 डिग्री π/6 होता है, पता है ना। हाँ, तो ये π/6 इज इक्वल टू 2π/λ की वैल्यू 0.72 इंटू डेल्टा एक्स। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, पाई से पाई, और ये आपका ये 0.36 अपॉन 6 कितना आया, 0.06 मीटर। यस करेक्ट, ठीक है। एक होमवर्क लिखो या फिर मैं फोटो भेज दूंगा, ज़्यादा इजी रहेगा, फोटो भेज दूंगा मैं वो। अब आगे देखो, यहाँ तक समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। ये एकदम अच्छे से माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये कंडीशंस, ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे से। ये पाथ डिफरेंस, ये एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ, कंस्ट्रक्टिव इंटीग्रल उसमें क्या है, कंस्ट्रक्टिव वाले में क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ कंप्लीट वेवलेंथ, बस यही फर्क है, ठीक है ना, समझ गए। वहाँ पे ऑड इवन का केस नहीं है, वहाँ पे सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑड मल्टीपल, ठीक है। वहाँ है इंटीग्रल मल्टीपल n लैम्डा, सिंपल सा, बढ़िया, भूलना मत इसे, ये 12th में भी है। जो आप अभी पढ़ रहे हो ना, यही सेम चीज आपको 12th में पढ़नी है, एग्जैक्टली सेम, नो डिफरेंस, सेम टू सेम। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होगी या डिस्ट्रक्टिव? कहाँ पर डिस्ट्रक्टिव होगी ना, लिखा नहीं आपने, लिख लो, याले केस के नीचे ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस है ना। नहीं, जो आपने क्वेश्चन में निकाली, वही तो बोला, देखो जैसे वहाँ पे 30 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो वो ना कंस्ट्रक्टिव है ना डिस्ट्रक्टिव है, समझ रहे हो ना। बीच का कुछ है। अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, क्या पैक कर लिया आपने? चलो इसे बस समझ लो, ये छोटा सा टॉपिक है, फिर कल से हम स्टैंडिंग वेव स्टार्ट करेंगे आपका, ठीक है ना, स्टेशनरी वेव जो रुकी हुई रहती हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ, हाँ, यहाँ पे टाइटल डाल लो जल्दी से, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अब देखो जैसे लाइट ट्रैवल करती है, जैसे यहाँ पे कुछ मीडियम है, ठीक है ना, शीशा ही है, तो जैसे कोई इंसिडेंट लाइट आती है तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता हुआ, और कुछ पार्ट क्या हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये जैसे ये इंसिडेंट लाइट, ये रिफ्लेक्टेड लाइट, और इधर आपका रिफ्रैक्टेड। अब देखो ध्यान किस चीज़ का रखना है, हमें रिफ्रैक्टेड वाली प्रॉपर्टीज नहीं पढ़नी है, बट जैसे साउंड वेव कहीं से टकराता है तो उसके साथ भी होता है, कुछ साउंड वेव रिफ्लेक्ट हो जाती है एंड कुछ मीडियम के अंदर ट्रांसमिट हो जाती है, जिसे हम रिफ्रैक्टेड वेव कहते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बढ़िया। अब देखो ये तो ऑब्वियस सी बात है, रिफ्लेक्टेड वाला ये याला लॉ फॉलो करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये क्या फॉलो करेगा, स्नेल्स लॉ, जो आप लाइट में पढ़ चुके हो ना, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो हर जगह यहाँ पे भी वैलिड है, ठीक है, लेकिन वो हमें नहीं करना है। अब देखो, अब आपका जो साउंड टकराता है वो दो तरीके से टकरा सकता है किसी बाउंड्री से। देखो जैसे या तो यहाँ पे हमने दीवार से लगा रखा है, एक रस्सी है, दीवार से बांध रखी है, ठीक है, तो जब मैं इसे झटका दूंगा ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे एक पल्स क्रिएट होगी और वो पल्स ट्रैवल करेगी, जब वो यहाँ पे आएगी, ठीक है, समझ रहे हो बात को, तो जब ये यहाँ से वापस जाएगी तो क्या ये ऐसे ही जाएगी या कुछ और होगा, थोड़ी कम हो सकती है ज़बरदस्ती। चलो हमने एनर्जी लॉस हटा दिया, मतलब ऐसा एनर्जी लॉस नहीं है कोई दूसरा, तो ये ऐसे ही चली जाएगी या कुछ और होगा इसका, मतलब आई तो ऐसे ही थी, क्या जाएगी भी ऐसे, नहीं, क्या होगा, नीचे से जाएगी ऐसे। हाँ, वही। रीज़न क्या है, जब ये जाएगी तो ये नीचे से जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिजिड बॉडी एंड, मतलब जो कोना है उसे हमने टाइट रखा है, ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इमेजिन करो। लेकिन अगर यही रस्सी मैंने बांध के नहीं रखी होती, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं ये मैंने ऐसे एक रिंग से बांध के रखा होता है, ठीक है ना, मतलब ये रस्सी है और यहाँ पे ये एक रस्सी रिंग है, ठीक है ना, और ये एक रॉड है। अब क्या है, अब यहाँ पे वेव आएगी तो ये भी ऊपर नीचे हो सकता है, यहाँ पे तो फिक्स था, फिक्स्ड एंड, रिजिड एंड मतलब फिक्स्ड एंड, और एक केस है किसका, फ्री एंड का, किसका,
फ्री एंड। यहाँ पे भी हमने सेम वेव क्रिएट करी, वेव जा रही है, ठीक है, बट यहाँ पर जब वेव वापस आएगी ना तो ऊपर से ही आएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है बताओ? ये नीचे भी लाइन चाहिए मेरे नहीं, ऊपर क्योंकि वो ऐसे ही जाएगी और इसके ऊपर जाएगी। हाँ देखो, जब यहाँ पे वेव जा रही है, देखो जब ये दीवार से टकराएगी, ठीक है ना, जैसे वेव है तो ये दीवार पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, समझ रहे हो ना? जो याला एंड है, जब यहाँ टकराएगा, जब ये याला हिस्सा यहाँ पे पहुंचेगा तो ये तो उस वेव को, दीवार को ऊपर की तरफ धक्का देगा, हाँ, ऊपर उठाने के लिए, लेकिन दीवार तो उठेगी नहीं, वो उतना ही फोर्स किधर लगाएगी? वापस। अपोजिट डायरेक्शन में। थर्ड लॉ न्यूटन का, इक्वल एंड अपोजिट, तो वो तो नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है। तो यहाँ से वेव को क्या फील हुआ कि मेरे को कोई नीचे पुश कर रहा है। अब यहाँ से किसी, देखो यहाँ से जब मैं इसे ऐसे नीचे पुश करूंगा तो वेव नीचे से ही तो जाएगी। हाँ, मैं ऐसे करता हूँ, मतलब ऐसे करता हूँ तो ऊपर से जाएगी, ऐसे करता हूँ तो नीचे से। तो यहाँ पे जो वेव है इसके बीच में फेस का चेंज आ गया। देखो डायरेक्शन तो चेंज हुई है अभी, ठीक है, लेकिन फेस का भी चेंज हुआ है। फेज मतलब यहाँ पे पार्टिकल पहला ऊपर था, वही पार्टिकल यहाँ पे नीचे। तो पाई डिग्री का चेंज, 180 डिग्री, देख रहे हो ना? हाँ। अपोजिट फेज हो गया क्या? अपोजिट। हाँ, मतलब ये याद रखना, मेन चीज याद रखना ये है कि अपोजिट फेज, मेन चीज याद रखनी है कि जब भी कोई वेव रिजिड एंड या फिक्स्ड एंड से टकराएगी तो उसके क्या बोलते हैं, उसके अंदर पाई डिग्री का फेज चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन तो बदलनी है, डायरेक्शन तो इसमें भी बदलेगी, लेकिन यहाँ पे कोई फेज चेंज नहीं हुआ। जो पार्टिकल यहाँ पे ऊपर था वही पार्टिकल टकराने के बाद भी ऊपर है, बट यहाँ पे वो टकराने के बाद नीचे हो गया। गॉट इट? तो यहाँ पे पाई डिग्री का फेज चेंज, यहाँ पे 0 डिग्री का फेज चेंज, मतलब कोई चेंज नहीं। क्यों? देखो जब यहाँ से हमने स्ट्रिंग फेंका होगा, जैसे ये है, अब जो ये है जब इसने ऊपर फोर्स लगाया होगा तो ये ऊपर चला गया होगा। समझ पा रहे हो ना क्या कहना चाहते हैं? कि जब ये पार्ट गया होगा, जब इसने ऊपर धक्का दिया होगा तो ये तो फ्री एंड है, ये तो ऊपर चला गया होगा, दीवार नहीं जा पाई थी ना क्योंकि वो फिक्स थी, तो यहाँ पे नॉर्मली ऑसिलेट होके वापस आ गया। मेन चीज ये है, स्टार लगा के लिख लो जल्दी से। व्हेनेवर अ ट्रैवलिंग वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए रिजिड एंड, from a rigid end, there is a phase change. Whenever a traveling wave is reflected from a rigid end, there is a phase change of pi. There is a phase change of pi. But when it is reflected from a free end या फिर open boundary, but when it is reflected from a free end or open boundary, there is no phase change. There is no phase change. There is no phase change. समझे? So this is it. इसे दिमाग में रखना। पाई डिग्री का मतलब ये जो दीवार है उसमें अड़का रखी है। हाँ, और हाँ। अगर हम वही रस्सी को बांधे तो, बांधे मतलब जैसे आपने बोला ये रिंग है, हाँ। वही रस्सी हम अगर बांध दे, किससे? रिंग से? नहीं वो ये जो वो स्टिक से, हाँ, तो क्या वही होगा? कहना चाह रही कि अगर हम स्टिक से उसको मान रिंग को, ये भी रिंग को, नहीं जो क्या ये डंडा डंडा, हाँ। इसको रस्सी से बांध दे तो क्या होगा? और ये डंडे को, हाँ, और ये तब तो रिजिड एंड नहीं बन जाएगा ना वो तो, अगर डंडा थोड़ी ना हिल जाएगा फिर। पर रस्सी तो हिलेगी ना। तो रस्सी तो यहाँ पे हिली रही है, यहाँ पे रस्सी ऊपर नीचे जा सकती, समझो समझो मैं बताता हूँ, देखो ऐसे करेगी तो डंडा भी ऊपर उड़ जाएगा। नहीं, डंडा तो फिर वो जो stick है मैं वो समझाता हूँ, से। सुनो सुनो। जैसे वेव जा रही है, ठीक है ना, तो जब ये वेव यहाँ से टकराती है तो ये डंडा भी टाइम के साथ ऐसे ऊपर आएगा और फिर समय के साथ नीचे आए। ये जो रिंग है, डंडा वही है, ये रिंग इसमें ऊपर नीचे मूव कर सकती है, लेकिन अगर मैं इस रस्सी को डंडे से ही बांधूं तब तो रस्सी ऊपर नीचे, देखो फिक्स्ड एंड का मतलब क्या है कि जो ये एंड है ये ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकता। फ्री एंड का मतलब है कि जो याला एंड है ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है। तो मैंने उस एंड को मूव कराने के लिए एक रिंग के अंदर रखा ताकि वो रिंग ऊपर नीचे हो जाए, तो वो एंड भी ऊपर नीचे हो जाए। फ्री एंड का मतलब ये है। सिंपली बोले तो जैसे अगर आप कोई भी रस्सी लो, ठीक है ना, टेक एनी रस्सी, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे बांध दूँ, ठीक है ना, ऐसे